गुलामी ने भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी थी, पर स्वतंत्रता ने हमें अपनी आर्थिक नीतियां तय करने का हक दिया। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। चलिए, तो आज हम क्लास 11 का जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। अब हमारे चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था। तो हमें आज अपने चैप्टर का जो हमारे नाम है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, मतलब कि जो हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, मतलब 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, उसके पहले, उसके मतलब पूर्व संध्या, उसके एक दिन पहले या मतलब उसकी मतलब जब आजाद हुआ उसके थोड़ी देर पहले तक हमारे भारत की आर्थिक जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, वो कैसी थी, इसको हमको जानना है। आपको पता है कि हमारा भारत 200 साल तक ब्रिटिश का गुलाम रहा और बहुत दिनों तक उन्होंने हमारे देश पर शासन किया और हमारी जो देश की आर्थिक स्थिति है उसको बहुत ही खराब करके रख दिया था और हमारा देश खोखला हो चुका था, क्योंकि जितनी भी हमारे देश की धन संपदा थी वो ब्रिटिश धीरे धीरे अपने देश में ले जा रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा टॉपिक है आज इंट्रोडक्शन, हम क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी दो बुक्स हैं, व्यष्टि और समष्टि। तो समष्टि को पढ़ने के पहले हम पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो अभी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन, जो हमारा पहला टॉपिक है कि हमको भाई, आप जब हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, आपने अभी तो आप लोग 11th में इसको एक नए सब्जेक्ट के रूप में आपने इसका सिलेक्शन किया है इकोनॉमिक्स का। उसके पहले आपने 9th क्लास में भी और 10th में भी इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, पर बहुत कम पढ़ा है, बहुत शॉर्ट टाइप में दिया रहता है, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए। लेकिन जब आप एक अलग विषय के रूप में इसको चुनते हैं तो आपको अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को अच्छे से जानने का मौका मिलता है और पूरी अर्थशास्त्र को डिटेल से पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबने एडम स्मिथ का नाम तो सुना होगा कि एडम स्मिथ जो है हमारे अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अब आप पहले तो जो चाणक्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र की नींव डाली थी, चाणक्य, लेकिन चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री की बात करें हम कि आधुनिक अर्थशास्त्री कौन थे, तो वो थे एडम स्मिथ, जिनको पिता कहा जाता है। तो एडम स्मिथ एक महान ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ठीक है। उन्हें अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपका ये क्वेश्चन भी पहले ही बन जाता है यहीं से कि भाई हमारे अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो आपको नाम आ जाएगा एडम स्मिथ को। उन्होंने 1776 में, ये आपको जरूर याद रखना है कि 1776 में प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी, इनके पुस्तक का नाम था। और पुस्तक उन्होंने लिखी किस सन में थी, 1776 में। तो आपको इनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखना है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने 1776 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो ये बुक का नाम भी आपको याद रखना है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को मुख्यतः, अभी निष्कर्ष जो हमारा निकलता है, तो धन का विज्ञान बोला। क्या बोला? धन का विज्ञान, ठीक है, साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। जैसे यहाँ पे उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो लिखी थी, बुक लिखी थी, तो यहाँ पे साइंस ऑफ वेल्थ माना जाता है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। एडम स्मिथ ने क्या बोला कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं, ठीक है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री इसे मानव व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, ठीक है। अब एडम स्मिथ ने तो धन का विज्ञान बोल दिया, लेकिन और अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी भाषा में अर्थशास्त्र की परिभाषा को दिया, ठीक है। रॉबिन्स आए, मार्शल आए, पीगू आए, बहुत से अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग परिभाषा देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री इसे मानव व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, कि जो मानव व्यवहार करता है, ठीक है, जो मानव व्यवहार करता है उसी को अर्थशास्त्र बोला जाता है। अब स्मिथ ने अर्थशास्त्र को मुख्यतः धन का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ माना, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री इसे मानव व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मानते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर रैगनर फिशर हैं जो, अब देखिए
अब कहते हैं कि अर्थशास्त्र हमारा क्या है, एक पेड़ की तरह है। और अर्थशास्त्र की जो दो शाखाएं हैं, व्यष्टि और समष्टि, है ना, एक पेड़ की दो टहनियां होती हैं उस तरह से। तो ये दो शाखाएं हैं, टहनियां हैं, जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में इनको बांटा गया है। अब कोई अगर ये बोले कि भाई इनको दो मुख्य भागों में बांटा किसने था, तो ये कौन बांटा था? प्रोफेसर रैगनर फिशर ने, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? कि चाणक्य जो थे उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था। अर्थशास्त्र के दो प्रमुख भाग हैं, एक व्यष्टि है और एक समष्टि, ठीक है, एक माइक्रो और एक मैक्रो, जो कि आपको पढ़ना 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, उसके आगे भी जब आप कॉलेज में जाएंगे तो यही दो चीजें आपको पढ़नी है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, छोटा व्यक्तिगत इकाइयों की बात होगी, सूक्ष्म रूप में अध्ययन करेंगे। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तो हम इसको बड़े रूप में अध्ययन करेंगे, बड़ी चीजों का अध्ययन करेंगे, राष्ट्रीय आय, देश की जीडीपी जो है, और देश से संबंधित जो भी आर्थिक समस्याएं, जो भी आर्थिक नीतियां हैं, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में बात होगी वो हम इसमें पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो इसमें हम सूक्ष्म अध्ययन करेंगे और इसमें हम विस्तृत रूप से पूरे देश के बारे में अध्ययन करेंगे, पूरे राष्ट्र के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम व्यष्टि और समष्टि को थोड़ा सा हम समझते हैं कि दोनों हैं क्या। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत गृहस्थ अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता। अभी मैंने आपको बोला कि व्यष्टि में हम छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, समष्टि में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों के मुद्दों से संबंधित है, एक व्यक्ति, फर्म, एक व्यक्तिगत गृहस्थ अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। अब समष्टि अर्थशास्त्र कैसा है? संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है उसके स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, आर्थिक मुद्दों को बताता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र मूल रूप से बाजार में कीमत के विवरण से संबंधित है, इसलिए इसे प्रायः कीमत सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपको कभी ये पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कि भाई कीमत सिद्धांत किसको कहते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोला जाता है, ठीक है। तो कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, इसलिए आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पाद तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था जो है समस्त उत्पाद जो है और सामान्य कीमत स्तर से संबंधित, इसलिए इसे प्रायः आय तथा रोजगार का सिद्धांत। अब आपसे बोला जाए आय और रोजगार का सिद्धांत, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो आय और रोजगार का सिद्धांत किसे? समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, लेकिन कीमत का सिद्धांत किस में आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो जो आप आय, हमारे देश के आय और रोजगार की जो बात होती है वो समष्टि में होती है, और कीमत सिद्धांत जो होती है इसमें हम सिर्फ मूल्य, प्राइस के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत और इसको आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। ये जरूर याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये मानता है कि समष्टि चर, मैक्रो वेरिएबल्स स्थिर रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? समष्टि चर मतलब वेरिएबल्स जो है स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र ये मानता है कि व्यष्टि चर, माइक्रो वेरिएबल स्थिर रहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत करता है, उत्पादक के व्यवहार का सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। ये तीन मुख्य घटक है जो आपको याद रखना है कि उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है उसका सिद्धांत है, उत्पादक जो व्यवहार करता है उसका सिद्धांत है, और कीमत सिद्धांत है। और समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक जो है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, राजकोषीय और मौद्रिक नीति जो सरकार बनाती है, सरकारी जो बजट है, और विनिमय दर और भुगतान शेष, ठीक है। विनिमय दर क्या है और भुगतान शेष क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के ये चार चीजें हैं जो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, क्योंकि देश की बात हो रही है, राजकोषीय जो हमारी नीति है, मौद्रिक नीति है, वो सरकार जो बजट बनाती है उसके बारे में, विनिमय दर जो तय होता है, और भुगतान शेष, ठीक है। और यहाँ पे उपभोक्ता जो व्यवहार करता है, उत्पादक जो व्यवहार करते हैं, कीमत सिद्धांत, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, अभी हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी चीजें जानी, व्यष्टि अर्थशास्त्र को जाना। अब हमको ये जानना है कि भाई हमने अर्थशास्त्र को जाना, तो उसके पहले थोड़ा सा इकोनॉमी भी हमें जानना जरूरी होती है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए, एक संस्कृत निष्पन्न हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है आर्थिक व्यवस्था या इकोनॉमी। क्या है? आर्थिक व्यवस्था या इकोनॉमी। इसे समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। अर्थ, इसका मतलब है धन, संपत्ति या आर्थिक संसाधन। अब अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये जान रहे हैं। इकोनॉमी क्या मतलब क्या है? जब हम अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं तो हमें अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ का मतलब हो गया, इसका मतलब है धन, संपत्ति या आर्थिक संसाधन, और व्यवस्था जो है उसका मतलब हो गया कि कोई ढांचा, संगठन या प्रणाली,
ठीक है, कोई ढांचा तैयार किया जा रहा है, संगठन बनाया जा रहा है, कोई प्रणाली, तो वो हो गया हमारी व्यवस्था। तो अर्थ धन या आर्थिक संसाधन, इनकी जो व्यवस्था करता है, ठीक है। तो अब अर्थ और व्यवस्था है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि धन संपत्ति आर्थिक संसाधन जो हो गए, और दूसरा व्यवस्था है, कोई ढांचा हो गया, संगठन हो गया या प्रणाली। तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का ये अर्थ निकल कर आता है। अर्थव्यवस्था का सरल अर्थ में अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से कोई देश समाज अपने संसाधनों को उत्पादन, वितरण और उपभोग करता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में हम किस चीजों का अध्ययन कर रहे हैं भाई, देखिए संसाधनों को क्या करता है, उत्पादन करता है, उनको बांटता है, वितरण करता है और उपभोग करता है। हम सब उपभोक्ता हैं क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज का उपभोग करते हैं, ठीक है। तो उत्पादन होता है, वितरण होता है, मतलब किस तरह से बांटा जाता है चीजों संसाधनों को, और उपभोग होता है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था का है, जो ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से कोई देश, ये देश की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, तो अपने संसाधनों को उत्पादन भी करते हैं, वितरण भी करते हैं और उपभोग भी करते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी की। उस प्रणाली को कहा जाता है अर्थव्यवस्था जिसके माध्यम से किसी देश या समाज में संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी का उपयोग करके और सेवाएं उत्पादित, वितरित और उपभोग की जाती हैं। आपने ये चीजें छोटी छोटी पहले भी पढ़ चुकी है, 9th में, स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो समाज में संसाधन कौन कौन से हैं, आप इसको भी पढ़ते आ रहे हैं, जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया और पूंजी हो गया। इनका जो उपयोग करके वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना। अब इनका जो हम संसाधन, जो ये संसाधन है, इनका हम उपयोग करते हैं और वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करते हैं, बनाते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं। इन संसाधनों के द्वारा ही वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करते हैं और उनको किस प्रकार फिर बांटते हैं, और फिर वो वस्तुएं और सेवाएं जो बनाई जाती हैं उनका हम किस प्रकार से उपभोग करते हैं। हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश किस तरह से उसका उपभोग करता है। भाई सेवाएं बनी है तो सेवाएं भी सब ले रहे हैं हम, जैसे हमारे ट्रेन है, बसेस है, ये हमें सेवाएं प्रदान करें, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर है, तो ये सब सेवाएं प्रदान करें। कुछ वस्तुएं बनाई जा रही हैं जिनका हम अपने डेली की लाइफ में उपयोग कर रहे हैं, अपने हमारे जीवन में जो डेली उपयोग होती है उनके बिना रह नहीं सकते। तो ये सब चीजें हैं, संसाधन जो भूमि, श्रम, पूंजी है, इनका उपयोग करके वस्तुएं और सेवाओं को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है और फिर उनका वितरित किया जाता है, हर जगह जगह बांटा जाता है, कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, कैसे, और फिर उनको सब लोग उपभोग करते हैं, हमारा पूरा समाज या देश, ठीक है। तो अब हमने देख लिया अर्थव्यवस्था का था। अब हम थोड़ा अर्थव्यवस्था के प्रकार भी देख लेते हैं, क्योंकि आपका 11th है, ये स्टार्टिंग है, तो आपको थोड़ी ये जो अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें हैं इनको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी स्वामित्व और लाभ के लिए होती है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है, देखिए एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है, सरकार का नियंत्रण और समानता पर जोर दिया जाता है। इसमें सरकार नियंत्रण करती है और सब ऐसी मतलब वो सोचती है कि सबको समान रूप से सारी चीजें पहुंच सके, समानता की ओर वो समानता पर जोर देती है कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो भी चीजें की जाए सभी के लिए की जाए। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ऐसे लोग का और सरकार दोनों का ही योगदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आपको सीधे बोल देना है कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ निजी और सरकारी दोनों का योगदान होता है। निजी लोग भी अपना योगदान देते हैं और सरकार भी अपना योगदान देती है समय समय पर, और कहाँ पे कैसे करना है उस जगह पे। और भारत में हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, ठीक है। निजी लोग, बड़े बड़े उद्योगपति जो है और सरकार दोनों मिलकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र काम करते हैं, सरकार भी करती है और निजी क्षेत्र दोनों कार्य करते हैं। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र इसके मुख्य आधार है। अब ये काम तो करते हैं पर किन किन चीजों पे, देखिए एक कृषि पर करते हैं, एक उद्योग पर और एक सेवा क्षेत्र में। सेवाएं जो होती हैं, जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो दिखती तो नहीं है लेकिन सेवाएं पर वस्तुएं क्या है जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देखते हैं। अब कृषि पे जोर देती है, उद्योग जो सामान वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और सेवा क्षेत्र जो सबके लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। ये मुख्य आधार है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, तो ये याद रखना है। अब मुख्य तत्व हम देख लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य तत्व देख लेते हैं। तो देखिए वस्तुएं और सेवाएं बनाना, प्रोडक्शन, उत्पादन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना। अब हमने उत्पादन तो कर लिया वस्तुओं और सेवाओं का, अब हमें किस तरह से इनको बांटना है, कहाँ पे उपभोक्ताओं तक किस प्रकार से पहुंचाना है वस्तुओं और सेवाओं का। उपभोग, ठीक है। कंजम्पशन, वस्तुओं और सेवाओं को प्रयोग करना,
कि इसका प्रयोग किस तरह किया जा रहा है, इसका उपभोग किस प्रकार किया जा रहा है। विनिमय, एक्सचेंज, वस्तुओं का लेन देन या व्यापार, वस्तुओं का लेन देन किस प्रकार हो रहा है और इसका व्यापार कैसे हो रहा है, इस देश से उस देश तक, यहाँ से वहां। और वस्तुओं का जो लेन देन होता है, मतलब हम चीजों को ले रहे हैं, उसके बदले में हम कुछ चीजें दे रहे हैं, है ना। संसाधन, रिसोर्सेज जो है, जैसे भूमि हो गया, श्रमिक हो गया, पूंजी हो गया, उद्यमिता। तो ये हो गए भूमि, श्रमिक, पूंजी, उद्यमी। ठीक है, तो भूमि हो गई, श्रमिक हो गई, पूंजी। जो हमें हमारे ये संसाधन है, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जब भाई हम कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उनके लिए रिसोर्सेज तो चाहिए, संसाधन तो चाहिए। तो ये चीज उद्यमी हो जाते हैं, श्रमिक, पूंजी, और इनके बिना हम कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते। तो देखिए, जो मुख्य तत्व है हमारी अर्थव्यवस्था के, वो आपको देखना है: उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय, संसाधन। अब उत्पादन के अंदर को वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती है, और वितरण में वस्तुओं और सेवाओं को किस तरह उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, बांटना है, और उपभोग, वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किस प्रकार करना है, विनिमय, वस्तुओं का लेन देन या व्यापार किस प्रकार होना है, और जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमिता, वो क्या क्या है, किन किन संसाधनों के आधार पर हम उत्पादन करते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब अर्थव्यवस्था के जो मेन 3 क्षेत्र हैं, ये आपको बहुत याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अर्थव्यवस्था में, कि जो सेक्टर है 3 वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, क्षेत्र का नाम है, यहाँ पे प्रमुख गतिविधियां दिया है, उदाहरण दिया और विशेषता भी दिया। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र ही हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ठीक है, प्राकृतिक जो संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनन, कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ठीक है, कृषि, मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली पालन, और खनन, जो खनिज वगैरह निकलते हैं खनन के द्वारा। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल को उत्पाद में बदलना। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या है भाई, कच्चा माल है, उसको किस प्रकार से हम बदल रहे हैं, किस प्रकार से उससे उत्पाद बना रहे हैं। कपड़ा उद्योग, स्टील कारखाने आदि। निर्माण और उत्पादन से जुड़ा, ये क्या करता है, निर्माण करता है और वस्तुओं का उत्पादन करता है, इससे जुड़ा, इसकी विशेषता ये है। अब तृतीय क्षेत्र में जो आती है सेवाएं प्रदान करना, बैंक, परिवहन, शिक्षा। परिवहन से अभी मैंने बताया आपको, ट्रेन, बस जो भी चलती है, आपको परिवहन की सेवाएं दी जा रही है। बैंक में जो लोग काम करते हैं वो हमें बैंक से संबंधित सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा संबंधित सेवाएं, जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षा से संबंधित सेवाएं दे रहे हैं। अन्य दोनों क्षेत्र की सहायता भी करते हैं। तो आपको अर्थव्यवस्था के 3 जो क्षेत्र हैं उनकी गतिविधियां क्या क्या, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। कृषि, प्राथमिक में कृषि आ गई, मत्स्य पालन जो होता है कच्चा माल उपलब्ध कराता है। द्वितीय क्षेत्र जो है वो क्या करता है कि कच्चे माल को किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से उत्पाद में बदलना है, किस प्रकार से उसको वस्तुओं को बनाना है, तो निर्माण और उत्पादन से जुड़ा है। और जो हमारा तृतीय क्षेत्र आता है वो सेवाएं देता है, सेवाएं प्रदान करता है। बैंक के लोग, बैंक में हम जाते हैं, बैंक में जो लोग काम करते हैं वो हमें सुविधा सेवाएं प्रदान करते हैं। परिवहन से संबंधित जो सेवाएं प्रदान होती है, शिक्षा से। तो ये तीनों चीजें आपके सामने क्लियर है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, ये जो जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम ये पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म और बाजार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इनमें व्यष्टि और समष्टि में क्या डिफरेंस था ये हमने देखा। अब हम स्पेशली व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम देखते हैं कि इसमें अध्ययन किन चीजों, तो देखिए व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म और बाजार, इन जो आर्थिक गतिविधियां हैं इनका अध्ययन होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, है ना, छोटी इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों का। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है कि व्यक्तिगत इकाइयों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता या एक फर्म, है ना। इसमें अध्ययन किसका कहता है, एक उपभोक्ता की बात हो रही है और एक फर्म की बात हो रही है। मूल्य निर्धारण का अध्ययन, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कैसे तय होती है, मूल्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं, वस्तुएं हैं, सेवाएं जो प्रदान की जा रही है, वस्तुएं जो बनाई, उनकी कीमत कैसे निर्धारित होती है, कैसे तय होती है। ठीक है, तीसरा है मांग और आपूर्ति, उपभोक्ता की मांग और उत्पादक की आपूर्ति। उपभोक्ता जो वस्तुओं का डिमांड करता है, सेवाओं की डिमांड करता है, और उत्पादक की आपूर्ति, उत्पादक आप उसकी पूर्ति कैसे करता है, ये कैसे तय किया जाता है। ठीक है, अब है बाजार संरचना। बाजार जैसे प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार आदि का विश्लेषण। प्रतिस्पर्धी बाजार होता है कॉम्पिटिशन वाला, दूसरा एकाधिकार जिसमें एक ही
फर्म एक ही व्यक्ति का एकाधिकार होता है ना, आदि का विश्लेषण किया जाता है इसमें। बाजार संरचना में है ना, बाजार की संरचना कैसे तैयार होती है, सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम है। अब हमारे पास जो सीमित संसाधन है हम उसका किस तरह से उपयोग करें, सर्वोत्तम उपयोग करें, अच्छे से अच्छा उपयोग करें कि अधिकतम लाभ लेने के लिए निर्णय हो। कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है, सीमित है, तो उनका हम इस प्रकार से सर्वोत्तम रूप से उपयोग करें, उसका अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाए कि अधिकतम लाभ लेने का निर्णय हो सके। ठीक है, अब यह समझने की कोशिश करता है कि सीमित संसाधनों के बीच व्यक्ति निर्णय कैसे लेता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, संसाधन कम है, और उन्हीं कम संसाधनों से हम किस प्रकार से चीजों को बनाए या सेवाओं को बनाए कि जिससे हमें लाभ अधिक से अधिक मिले। अब देखिए उदाहरण के लिए, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो ग्राहक क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, मान लीजिए टमाटर है, या तो टमाटर की अगर कीमत बढ़ जाती तो आप क्या करेंगे, उसको खरीदना कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसकी कीमत कम रहती है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसका उपभोग करते हैं। किसी कंपनी को यह तय करना होता है कि अधिक लाभ के लिए कितनी यूनिट उत्पादन करें। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई कंपनी किसी चीज का उत्पादन कर रही है तो उसको पहले ये तय करना होता है कि वो जो उत्पादन कर रही है तो कितना लाभ मिलेगा उसे, कि उसकी कितनी यूनिट उत्पादित करे वो, है ना, उसको उसकी क्या डिमांड है मार्केट में, कि किस तरह से वो चीज का उत्पादन करे कि उसे लाभ अधिक मिले। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो लाभ की उससे करता है कि उसके लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है, तो किसी कंपनी को यह तय करना होता है कि अधिक लाभ के लिए हम कितनी यूनिट का उत्पादन करें। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। तो अंग्रेज चले गए पर अपनी आर्थिक नीतियों की छाया छोड़ गए। अब बारी थी भारत को अपनी आर्थिक नीतियां खुद तय करने की। इसी से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसी लाइन से रिलेटेड है। तो आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे फ्यूके एजुकेशन के साथ। थैंक यू।